अब अपन करते हैं बच्चों एंजाइम का पार्ट है 6 और जो अपना टॉपिक है वो है एंजाइमों का वर्गीकरण। एंजाइमों का वर्गीकरण। देखिए अंतर्राष्ट्रीय जीव रसायन संघ, अंतर्राष्ट्रीय जीव रसायन संघ, इसके निर्देशन में एक कमीशन गठित हुआ जिसको नाम दिया गया एंजाइम कमीशन, या इस संघ ने एक कमीशन गठित किया एंजाइम कमीशन। और इस कमीशन ने जितने भी एंजाइम हैं, जितने भी एंजाइम्स हैं उनको 6 वर्गों में बांट दिया, 6 वर्गों में बांट दिया। तो अपने बात करेंगे अब इन 6 वर्गों की। ठीक, जो पहला वर्ग है वो है ऑक्सीडो रिडक्टेज। पहला जो वर्ग है वो है ऑक्सीडो रिडक्टेज। ऑक्सीडो रिडक्टेज, देखिए इस वर्ग में वे सभी एंजाइम शामिल हैं, इस वर्ग में वे सभी एंजाइम शामिल हैं जो ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। ठीक है, इस वर्ग में वे सभी एंजाइम शामिल हैं जो ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। देखिए ये क्या करते हैं, ये एंजाइम जो क्रियाधार होता है, क्रियाधार, क्रियाधार से या तो इलेक्ट्रॉन हटा देंगे या हाइड्रोजन। जो क्रियाधार है ना उससे या तो इलेक्ट्रॉन को हटा देंगे या हाइड्रोजन को हटा देंगे। ठीक, अथवा जोड़ देंगे, अथवा जोड़ देंगे। ये एंजाइम क्या करेंगे, जो भी क्रियाधार है, क्रियाधार से इलेक्ट्रॉन को अलग कर देंगे या हाइड्रोजन को अलग कर देंगे या जोड़ देंगे। जब अलग करते हैं तब तो क्या होता है, ऑक्सीकरण। और जब किसी क्रियाधार से ये जुड़ जाते हैं तब क्या होता है, अपचयन। ठीक, तो ये हो गया अपना ऑक्सीडो रिडक्टेज। एग्जाम्पल भी है जैसे कि अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। ठीक, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। ये दो एग्जाम्पल है भी, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। और ये एंजाइम्स किस क्लास में आते हैं, ऑक्सीडो रिडक्टेज, यानी जो ऑक्सीकरण और अपचयन से संबंधित है। ठीक, अब देखिए अगला है ट्रांसफेरेज।
ट्रांसफरेज। देखिए ये एंजाइम किसी भी मूलक अथवा समूह को एक क्रियाधार से दूसरे क्रियाधार में स्थानांतरित करते हैं। इस समूह के एंजाइम किसी मूलक या समूह को एक क्रियाधार से दूसरे क्रियाधार में एक क्रियाधार से दूसरे क्रियाधार में स्थानांतरित कर देते हैं। ठीक है, तो इस समूह के एंजाइम या इस वर्ग के एंजाइम किसी मूलक अथवा किसी समूह को एक क्रियाधार से दूसरे क्रियाधार में स्थानांतरित कर देते हैं। ठीक, देखिए एक बात और, हाइड्रोजन के अलावा, हाइड्रोजन से संबंधित नहीं है भी ये एंजाइम्स, जो ट्रांसफरेज है ना वो हाइड्रोजन को स्थानांतरित नहीं करती हैं। हाइड्रोजन के अलावा अगर किसी मूलक या समूह को स्थानांतरित कर रहे हैं तो ऐसे एंजाइम्स क्या कहलाएंगे? ट्रांसफरेज, या इस वर्ग में उनको रखा जाएगा। ठीक, एग्जाम्पल लेते हैं अपने। एग्जाम्पल से पहले एक चीज और देखिए, इनके द्वारा स्थानांतरित होने वाले जो समूह हैं, मैं लिखा है ना कि ये मूलक या समूह को एक क्रियाधार से दूसरे क्रियाधार में स्थानांतरित कर देते हैं। तो जो प्रमुख समूह है ना जो इन एंजाइम्स के द्वारा स्थानांतरित होते हैं वो मैं लिख रहा हूँ। अमीनो हो गया, अमीनो समूह है। ठीक, मिथाइल हो गया, फॉस्फेट हो गया, अमीनो हो गया, मिथाइल हो गया, फॉस्फेट हो गया, थायोल हो गया, थायोल, कीटोन हो गया। ठीक, सुन लीजिए आप बस, थायोल और कीटोन। ठीक, इसी प्रकार अब देखिए उदाहरण मैं लिख रहा हूं एंजाइम के, मतलब उन एंजाइम्स के नाम लिख रहा हूं जो ट्रांसफरेज है या इस क्लास में सम्मिलित किए गए हैं। जैसे कि ट्रांस एमिनेज, ट्रांस एमिनेज ये किस वर्ग में है? ट्रांसफरेज में है, ट्रांस एमिनेज। इसी प्रकार हेक्सोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज। ठीक, हेक्सोकाइनेज। देखिए ये जो एग्जाम्पल है ट्रांस एमिनेज और हेक्सोकाइनेज, ये ट्रांसफरेज है। अब एक रिएक्शन भी लिख देता हूं मैं जिसमें आपको ये जो वर्ग है एंजाइमों का, इस वर्ग की भूमिका का पता चले कि रिएक्शन जो होती है उसमें इस वर्ग के एंजाइम क्या काम करते हैं, किस प्रकार काम करते हैं। देखिए ग्लूकोज है, इसकी अपने क्रिया एटीपी से कराएं, एंजाइम हो जाएगा हेक्सोकाइनेज, जो उदाहरण में लिखा था मैंने पहले हेक्सोकाइनेज। तो ये एंजाइम क्या करेगा? एक फॉस्फेट समूह है, ठीक, एक फॉस्फेट समूह है, यहाँ से यहाँ पर आएगा, यानी एक फॉस्फेट समूह तो ग्लूकोज से जुड़ेगा
और बदले में इधर क्या बन जाएगा ADP, क्योंकि ATP से जब एक फॉस्फेट निकलेगा तो क्या बनेगा ADP। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, यानी जो एक फॉस्फेट समूह है ना वो ग्लूकोज के छठे कार्बन से जुड़ गए अभी, प्लस ADP। ठीक, तो ऑक्सीडो रिडक्टेज हो गया जो ऑक्सीकरण अपचन से संबंधित है। ठीक, यानी ये क्या करेंगे, या तो किसी क्रियाधार से हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे या जोड़ देंगे। निकालेंगे तो ऑक्सीकरण, जोड़ेंगे तो अपचयन। ठीक, और इस प्रकार की जो रिएक्शंस है या जो इस प्रकार के जो उदाहरण है एंजाइमों के, मतलब जो ये जो वर्ग है ना, इस वर्ग में जो एंजाइम्स है, जो भी एग्जाम्पल्स है, ठीक है, इस वर्ग से संबंधित एंजाइमों के, वो अपने किस में पढ़ेंगे, जब अपने करेंगे श्वसन, यानी अगला ही जो चैप्टर है वो। तो जब अपने श्वसन करेंगे तो वहाँ पर इस वर्ग से संबंधित काफ़ी एंजाइम्स आएंगे। तो ट्रांसफरेज हो गया अपना। अगला है हाइड्रोलेज नंबर 3। हाइड्रोलेज, देखिए ये क्रियाधार का जल अपघटन कर देते हैं। क्रियाधार का क्या कर देते हैं, क्रियाधार का जल अपघटन कर देते हैं। ठीक, इस वर्ग में आने वाले मुख्य एंजाइम्स निम्न है। इस वर्ग में आने वाले मुख्य एंजाइम्स निम्न है। पहला है कार्बोहाइड्रेज। कार्बोहाइड्रेज नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो एंजाइम्स है या इस समय के जो एंजाइम है वो किसका जल अपघटन करेंगे, कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, तो अपना तीसरा हाइड्रोलेज, और इस समय के एंजाइम या इस वर्ग के एंजाइम जल अपघटन कर देते हैं। और इसमें भी 3 तरह के एंजाइम्स है। ठीक, या इसमें भी 3 तरह के छोटे समूह हैं। ठीक, ए कार्बोहाइड्रेज जो कार्बोहाइड्रेट का जल अपघटन कर देता है। ठीक, और ये जो है ये कौन सा बंध तोड़ेगा भी, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का जल अपघटन करता है, यानी कार्बोहाइड्रेट जो भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है उसको तोड़ देगा। तो जब तोड़ेगा तो बंध जो भी बॉन्ड है वो कौन सा टूटेगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यानी ये जो एंजाइम है या जो कार्बोहाइड्रेज है, ये एंजाइम्स कार्बोहाइड्रेट में मिलने वाले ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का जल अपघटन कर देते हैं, जिसके कारण क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है उसका जल अपघटन हो जाएगा। यानी कोई पॉलीसेकेराइड है ना तो वो डाई एंड मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि मोनोसेकेराइड के जो मॉलिक्यूल्स है ना आपस में किस बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा, और एक पॉलीसेकेराइड बनता है। ठीक, तो ये जो एंजाइम्स है, जो कार्बोहाइड्रेट है, वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का जल अपघटन कर देते हैं। ठीक, जिसके कारण जो भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है वो टूट जाता है। अगला है, चलो इसके एग्जांपल और देते हैं अपने, सुक्रेज लैक्टेज। सुक्रेज लैक्टेज ये क्या है भी, ये कार्बोहाइड्रेट है। ठीक, एक रिएक्शन भी देख लेते हैं। सुक्रोज जो होती है अपनी, सुक्रोज क्या एक डाइसेकेराइड है। क्या है, डाइसेकेराइड। ठीक, इस सुक्रोज पर कौन अटैक करता है, सुक्रेज। किसकी उपस्थिति में, जल की उपस्थिति में। और ये सुक्रेज जो है ना वो सुक्रोज को तोड़ देगा, बनेगा क्या, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। यानी सुक्रोज के अंदर ग्लूकोज भी होता है और फ्रक्टोज भी होता है, और दोनों आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। सुक्रेज इन दोनों के मध्य मिलने वाले, यानी ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मध्य मिलने वाले जो ग्लाइकोसिडिक बंध है ना उसका जल अपघटन कर देता है, और क्या बनते हैं अपने ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ये हो गया अभी। अगला है एस्ट्रेज।
ए हो गया, बी है इसमें ही, हाइड्रोलेज में बी, एस्ट्रेज। ठीक, नाम से पता चल रहा है कि यह जो एंजाइम है ये एस्टर बंध का जल अपघटन कर देता है, एस्टर बंध का जल अपघटन कर देता है। और एस्टर बंध किस में मिलता है अभी? लिपिड में। किस में मिलता है? लिपिड में। तो एस्ट्रेज क्या काम करता है? यह एंजाइम लिपिड अणुओं में एस्टर बंधों के जल अपघटन को प्रेरित करता है। ठीक है, काम कैसे करेगा वो देख लीजिए, उदाहरण भी देख लीजिए एस्ट्रेज का। लाइपेज, लाइपेज क्या एक प्रकार का एस्ट्रेज है। क्या है? एस्ट्रेज। काम कैसे करेगा? जैसे लिपिड है, ठीक, और एंजाइम कौन सा है? लाइपेज। तो लाइपेज लिपिड का, ठीक, जल अपघटन कर देगा। ठीक, क्योंकि जो लिपिड है ना वो दो चीज़ों से बना है अभी, एक तो है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। ठीक, लिपिड किससे बनता है? लिपिड दो चीज़ों से बनता है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। ठीक, तो ग्लिसरॉल के एक अणु से नॉर्मली फैटी एसिड के कितने अणु जुड़े हुए हैं? 3, 1 2 3। ये फैटी एसिड जो है ना वो सेम भी हो सकता है या तीनों में अलग अलग भी हो सकता है। कई तरह के फैटी एसिड्स हैं। अब ये जो बॉन्ड है ना, ये जिसके द्वारा ये अम्ल फैटी एसिड्स ग्लिसरॉल से जुड़े हुए हैं, इसको कहते हैं अपने एस्टर बॉन्ड। और ये हो गया अपना लिपिड। ये क्या हो गया? लिपिड। और ये जो लाइपेज है ना, लाइपेज वो किस बंध का जल अपघटन करता है? क्योंकि ये लाइपेज एक प्रकार का एस्ट्रेज ही है और एस्टर बंध का जो एस्टर बॉन्ड है उसका जल अपघटन करता है। तो ये एस्टर बॉन्ड है। ठीक, ये एस्टर बॉन्ड है जिसके द्वारा ये दोनों जुड़े हुए हैं। इसको तोड़ देगा तो दो चीज़ें बनेंगी अपनी, ठीक, जल अपघटन से, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, ग्लिसरॉल प्लस है फैटी एसिड्स। ठीक, तो ये हो गया अपना एस्ट्रेज। आगे देखिए, अगला है प्रोटीज, सी। सी क्या है? प्रोटीज। नाम से पता चल रहा है कि ये जो एंजाइम्स है या जो प्रोटीजेज है वो किसका जल अपघटन करते हैं? प्रोटीन का। किसका जल अपघटन करते हैं? प्रोटीन का। और प्रोटीन के जल अपघटन से क्या बनेंगे भी? क्या मुक्त होंगे? अमीनो अम्ल। ठीक, एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं, पेप्सिन, ट्रिप्सिन। पेप्सिन है, ट्रिप्सिन, ये क्या है? ये प्रोटीजेज है अभी। नंबर 4 देखिए जो अपना है वो है लाइजे। नंबर 4, ठीक है। नंबर 4 हाइड्रोलेज हो गया अपना, जिसमें अपनों ने 3 कर लिए हैं। और नंबर 4 है लाइजेज। ठीक, लाइजेज। देखिए इस वर्ग के एंजाइम, इस वर्ग के एंजाइम्स, इस वर्ग के एंजाइम्स विभिन्न प्रकार के बंधों को बिना जल अपघटन किए सीधे तोड़ देते हैं। इस वर्ग के एंजाइम्स विभिन्न प्रकार के बंधों को बिना जल अपघटन किए सीधे तोड़ देते हैं। देखिए जो जल अपघटन के द्वारा तोड़ते हैं ना उनको तो कहते हैं हाइड्रोलेज, जो अपनों ने पिछला किया था नंबर 3। ये लाइजेज इस वर्ग के एंजाइम से विभिन्न प्रकार के बंधों को बिना जल अपघटन किए सीधे तोड़ देते हैं। ठीक,
अब देखिए एग्जाम्पल भी इसका एल्डोलेज। एल्डोलेज एक प्रकार का क्या है, लाइजेज है। ठीक, रिएक्शन भी बता देता हूं आपको एक, जिसमें इस एंजाइम की भूमिका अपने को पता चलती है। फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट या बिसफॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। ठीक, एंजाइम कौन सा है, एल्डोलेज। बनेगा क्या, देखिए ये जो है ना फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, ये 6 कार्बन युक्त कंपाउंड है, और ये एल्डोलेज एंजाइम इसको तोड़ देगा और तीन कार्बन युक्त अपने पास अब 2 कंपाउंड बन जाएंगे। ठीक, 3 कार्बन युक्त कितने कंपाउंड बनेंगे, 2 कंपाउंड। देखिए फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट 6 कार्बन युक्त कंपाउंड है, 6 कार्बन युक्त एक अणु है, और एल्डोलेज इस पर अटैक करेगा, और ये जो है ना 6 कार्बन युक्त जो कंपाउंड है फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, ये टूट जाएगा। ठीक, 2 भागों में टूट जाएगा, और 3 कार्बन युक्त 2 तरह के कंपाउंड बनेंगे, या 3 कार्बन युक्त 2 तरह के कंपाउंड बनते हैं। ठीक, एक तो होता है अपना 3PgAl 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। ठीक, 3PgAl। ठीक, एक तो बन गया ये, और दूसरा है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन 3-फॉस्फेट। दोबारा देखिए 3PgAl, 3P का मतलब फॉस्फो, इसका मतलब ग्लिसरैल्डिहाइड, 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, शॉर्ट में कहेंगे 3PgAl, या G3P भी कहते हैं, G3P ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। दूसरा है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन 3-फॉस्फेट DIHAP। ठीक, अगला है आइसोमेरेज नंबर 5, आइसोमेरेज। नाम से पता चल रहा है कि ये जो एंजाइम्स है ना, ये क्रियाधार में समयावी परिवर्तन कर देते हैं। इस वर्ग के जो एंजाइम्स हैं वो क्रियाधार में समयावी परिवर्तन कर देते हैं, यानी एक कंपाउंड को, एक यौगिक को उसके अन्य समयावी में परिवर्तित कर देते हैं, उसके समयावी में परिवर्तन कर देते हैं, क्रियाधार में समयावी परिवर्तन कर देते हैं। ठीक, एग्जाम्पल भी है इसका, जैसे फॉस्फोट्रायोज आइसोमेरेज। एग्जाम्पल क्या है इसका, फॉस्फोट्रायोज आइसोमेरेज, फॉस्फोट्रायोज आइसोमेरेज, जैसे कि डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन 3-फॉस्फेट, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन 3-फॉस्फेट, इसका समयावी कौन है अभी, इसका समयावी है 3PgAl। तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन 3-फॉस्फेट, इसका समयावी कौन है, 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड यानी 3PgAl। ठीक, और ये जो परिवर्तन हुआ है, यानी डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन 3-फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो गया है, 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड में। ये एक प्रकार का समयावी परिवर्तन है, और इस प्रकार की जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया को कौन उत्प्रेरित कर रहा है, एक प्रकार का आइसोमेरेज, जिसका नाम इस रिएक्शन में क्या होगा, या इस रिएक्शन में जो पर्टिकुलर एंजाइम भाग ले रहा है वो ये है, फॉस्फोट्रायोज आइसोमेरेज। तो फॉस्फोट्रायोज आइसोमेरेज इसको इसके समयावी में परिवर्तन कर देता है, या समयावी में परिवर्तित कर देता है। तो हो गया अपना ये। अगला है लाइगेज नंबर 6, लाइगेज। देखिए इस प्रकार के एंजाइम्स 2 यौगिकों को सहसंयोजक बंधों द्वारा आपस में जोड़ देते हैं।
तो अपना है लाइगेज। इस प्रकार के एंजाइम दो यौगिकों को सहसंयोजन बंधों द्वारा या सहसंयोजक बंधों द्वारा आपस में जोड़ देते हैं। तो लाइगेज लिखेंगे कैसे? इस वर्ग के एंजाइम्स, इस वर्ग के एंजाइम्स सहसंयोजक बंधों द्वारा एक मिनट रुकिए। इस प्रकार के एंजाइम्स उन अभिक्रियाओं को प्रेरित करते हैं जिनमें दो या दो से अधिक क्रियाधार, ठीक मैं दो लिख रहा हूं, दो क्रियाधार आपस में सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ते हैं। सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ते हैं, ठीक पूरा नहीं लिख रहा। तो देखिए लाइगेज ये एंजाइमों का एक वर्ग है और इस वर्ग के एंजाइम्स उन अभिक्रियाओं को प्रेरित करते हैं जिनमें दो क्रियाधार या दो से अधिक क्रियाधार आपस में सहसंयोजक बंध द्वारा आपस में जुड़ते हैं। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि इस प्रकार के एंजाइम्स दो यौगिकों को सहसंयोजक बंधों द्वारा जोड़ने वाली अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है, ठीक, या इस प्रकार का एंजाइम, ठीक। देखिए कहने का मतलब क्या है कि जो लाइगेज होते हैं ना, लाइगेज शॉर्ट में देखिए लाइगेज, ये दो यौगिकों को जोड़ेंगे। लाइगेज दो या दो से अधिक यौगिकों को आपस में जोड़ देंगे, ठीक। कौन से बंध के द्वारा? सहसंयोजक बंध के द्वारा। तो आप सीधा भी कह सकते हो कि लाइगेज किस बंध को, मतलब कौन सा बंध बनाने के लिए प्रेरित करते हैं? सहसंयोजक। या जो सहसंयोजक बंध है ना, दो यौगिकों के बीच में बनता है, जब दो यौगिक आपस में जुड़ते हैं तो वो, ठीक, सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ते हैं। और सहसंयोजक बंध, ठीक, जो बनाना है, जो प्रेरण है सहसंयोजक बंध बनने का, वो कौन करेगा? लाइगेज, ठीक। देखिए इन्हें सिंथेटेज भी कहते हैं अपने, ये जो एंजाइम है ना, इनको क्या कहते हैं अपने? सिंथेटेज। क्या कहते हैं? सिंथेटेज। और इन एंजाइमों को अपनी क्रियाशीलता हेतु किसकी आवश्यकता होती है? एटीपी की। किसकी आवश्यकता होती है? एटीपी की, ठीक। तो देखिए लाइगेज के बारे में एक बार और, कि इस प्रकार के एंजाइम दो यौगिकों को सहसंयोजन बंधों द्वारा जोड़ने वाली अभिक्रिया को प्रेरित करते हैं, ठीक। अतः इनमें ऐसे एंजाइमों को सम्मिलित किया जाता है जो संघननकारी अभिक्रिया द्वारा नए बंधों का निर्माण करते हैं, ठीक। यानी ऐसे एंजाइम्स जो संघननकारी अभिक्रिया द्वारा नए बंध बनाते हैं उनको किसमें सम्मिलित किया जाता है? लाइगेज में। और इन्हें क्या कहते हैं अपने? सिंथेटेज भी कहते हैं। और इनको अपनी क्रियाशीलता के लिए इन एंजाइमों को किसकी आवश्यकता होती है? एटीपी की। उदाहरण है डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज, ठीक। एक एग्जांपल और लेते हैं, सिट्रेट सिंथेटेज, ठीक। लाइगेज और सिट्रेट सिंथेटेज ये एंजाइम्स है और किस प्रकार के हैं? ये लाइगेज की श्रेणी में आते हैं, ठीक। और लाइगेज को अपने सिंथेटेज भी कहते हैं। बाकी करते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।